Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Micro, small, and medium enterprises are the backbone of the socio-economic development of our country. The importance of SMEs in manufacturing sector is mainly due to the quantum of units that fall in this category. Many SMEs have diversified into new verticals. Today, Indian SMEs are flourishing in an organized way. With the pandemic, a large number of SMEs have sprouted. 30th August, the Small Industry Day. We have Srimati Rekha Sharma ji with us to celebrate and support small industries and SMEs. With us floating your poster of inviting business owners with their problems and questions, we got more than 1,000 questions. Some even called us to speak to you, Rekha ji. Our expert today, Rekha Sharma ji, is an entrepreneur, a mother. She is the co-chairperson for International Affairs Export-Import Committee, Indian Industries Association. आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी हमारे शो पर. Thank you very much, Rashi. Rekha ji, please tell us about yourself, your business journey, and the importance of National Small Industry Day. Over to you. Thanks, Rashi. Rashi, करियर की शुरुआत मैंने करी थी एक बहुत ही अच्छे काम से. राष्ट्रीय महिला कोष आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका एक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय महिला कोष. अब इसको अलग से भी बड़ा मान्यता मिल गई है, बहुत सारा हो गया है. मैं बात कर रही हूँ 93-94 की. उस समय एक दो महिलाओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. एक थी इलाबहन भट्ट, जो कि मैगसेसे से अवार्ड विनर भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की कर्ता धर्ता भी रही हैं. और उनके साथ राष्ट्रीय महिला कोष की ये जो स्कीम थी, जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते थे, 10-10 महिलाओं को इकट्ठा करके, बहुत छोटे छोटे रूरल और अर्बन एरिया में 2,500 और 5,000. आज की डेट में ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, पर उस समय ये बहुत कुछ हुआ करती थी. उनको हम बोलते थे कि सिलाई मशीन खरीदो और अपना कुछ काम करना शुरू करो. सिलाई, और गांव की महिलाओं को बोलते थे आप भैंस खरीदो. भैंस खरीदने के लिए हम 5,000 रुपए का लोन दिया करते थे. ऐसे करके हमने तकरीबन शुरुआत जो करी थी 750 महिलाओं के साथ करी थी. तो 3 साल उस प्रोजेक्ट पे एज लोन ऑफिसर कह लीजिए, या पूरा प्रोजेक्ट को देखना, एक जिंदगी का ऐसा अनुभव मिला जहां महिलाओं की हर समस्या ना, वो केवल एम्पावरमेंट की नहीं थी, वो केवल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की नहीं थी, वो सोशल एम्पावरमेंट की भी थी. क्योंकि जब वहां उनसे मिलने जाते थे तो उसको केवल पैसे की समस्या नहीं है, उसको समस्या ये भी है कि उसका पति उसको मारता है, शराब पीता है, और दहेज भी है. ऐसी बहुत सारी चीजें थी. तो उन चीजों पे काम करने का मौका मिला. उसके बाद मैं आपने आधार के बारे में सुना होगा. आधार इम्प्लीमेंट करने के लिए जब शुरुआत आधार की हुई, तो मैं एक इम्पैनल्ड एजेंसी के साथ मैंने काम किया, और हमने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट्स में तकरीबन 2,000 कर्मचारियों के साथ और 250 मशीन, उस समय एक मशीन पे तकरीबन 5 से 6 लोग हुआ करते थे. इन तीनों स्टेट्स में आधार को इम्पैनल किया, रजिस्ट्रेशन किया UIDAI का. देन क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहती थी, और मेरे हस्बैंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, वहां पर उनकी पोस्टिंग है, तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, जो कि DB दैनिक भास्कर ग्रुप के चेयरमैन भी थे. उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चैम्बर को ज्वाइन करने के लिए कहा, और वहां से शुरुआत हुई उद्योग, व्यवसाय और व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की. और वहां से फिर कभी पीछे किसी और चीज की तरफ देखने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि
अब आज की डेट में तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो सारे शब्द है ना, वो मेरी रगों में बहते हैं, मेरे खून के साथ बहते हैं। मैं सोते जागते सपने भी इन्हीं चीजों के देखती हूँ। तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी जनरल रही कुछ समय। उसके बाद 2012 से मैं ताइवान का जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके साथ मैंने रिसर्च किए हैं टू एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड श्रीलंका बोथ कंट्रीज। मैंने श्रीलंका में भी ताइवान के लिए रिसर्च किए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर पे। और इस दौरान में मैं तकरीबन 800 ऐसे इंडस्ट्रीज को विजिट किया वहाँ। ये जो रिसर्च का काम होता था राशि, इसमें हमें बात करनी होती थी कि वहां पर अगर मान लीजिए ऑटोट्रॉनिक्स की कुछ फैक्ट्रीज ताइवान वहां पर अपना सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या परफेक्ट स्किल लेबर वहां पर अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी चीजों पे हम रिसर्च करते थे और रिपोर्ट बनाते थे। और रिपोर्ट बना के वो ताइवान में सारे लोगों के पास जाती थी। और फिर वो आज की डेट में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 190 ताइवानीज इंडस्ट्रीज जो है, 190 इंडस्ट्रीज, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ताइवान के साथ काम करते करते ही 2007 में मार्स का रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसमें हमने बहुत सारी, मेरे कुछ क्लाइंट्स दुबई के भी हैं, जर्मनी की भी एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी को मैं कंसल्टेंसी कर रही हूँ। शाहजहां में एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। देन श्रीलंका में जो उसका लीडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी मैं क्रॉस बॉर्डर कंसल्टेंट हूँ लास्ट 4 ईयर्स से। अभी रिसेंटली जब 2016 में व्हेन आई शिफ्टेड टू एनसीआर, in 2014 I did some research in for the Taiwanese industries in Noida, and at that time I came to know about the IAA, and फिर जब यहाँ पर शिफ्ट हुई तो IAA की तरफ से आया कि आप आइए और ज्वाइन करिए। और 2016 से ही मैं IAA के मेंबर रही हूँ। और फिर वहां से लास्ट ईयर मैं नोएडा चैप्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थी, और इस साल मुझे मौका मिला है आईआईओ को सर्व करने का एज वाइस चेयरमैन फॉर द इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कमेटी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय जर्नी, बिजनेस जर्नी। Rekha ji, please tell us about the importance of Small Industry Day. Rashi, as we all know, small scale industries plays an important role in Indian development. 40% of gross output of products supplied by these small scale industries. On 30th August 2000, Indian government announced a policy for supporting a small scale industry and decided to celebrate National Small Scale Industry Day, or you can say National Industrial Day on 30th August. On this day, Ministry of MSME and NSIC both provide some awards to the small scale industries, as well as बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, जहां पर और एग्जीबिशंस होती हैं, जहां पर वो इनवाइट करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को टू शोकेस देयर इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। That's wonderful, and very encouraging also for small businesses and small industries. रेखा जी, हमें बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि हमें बहुत से क्वेश्चंस आपके लिए, जैसे ही हमने आपका पोस्टर लगाया एंड वी आस्क्ड पीपल टू राइट, वी हैड क्वेश्चंस bombarding into our emails from all over India. एंड अब कुछ हमने क्वेश्चंस उसमें से निकाले हैं जो काफी रेलेवेंट थे और काफी जो नीड ऑफ द आवर है. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट. The first question has come from Sunaina of Damoh, Madhya Pradesh. She says that I want to start my business of ketchup and also plan to export. I have someone to fund me. Please guide me on how I start and what license I need.
how easily I can export. Over to you. First of all, I would say it's a great idea. Go ahead. You must know India is the second largest producer of tomatoes in the world with approx 11% share, and Madhya Pradesh is the largest producing state in India with approx 16% of share. So you have easy access of your raw material. To start your business, you have to register an entity under government norms. As you wanted to export, I would suggest go for the private limited company or a partnership, a limited partnership firm. For export, you need 3 documents. They are number one is import export license, which is also known as IEC certificate. Second one is RCMC, and third one is GST. As this is the your product is related to agriculture, you need to register your product in Agriculture and Processed Food Export Development Authority, APEDA, and after that certificate you can export your products. These all certificates are very easy to get online, submitting your application, or you can take help of professional. And one another certificate you require if you are exporting your product to USA, then FDA, ISO, GMP, halal certificate also needed if that country specific certificates are required. आपने तो बहुत ही इजी कर दिया है उनके लिए. Now the second question has come from Mr. Saxena. ये बोलते हैं कि नमस्ते मैडम, मेरा कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है. एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ बॉल पेन्स की, क्योंकि नई लाइन है. क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? मुकेश जी, एक अच्छा आइडिया है. बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट से, जो कि 20,000 रुपए है. इसके लिए ज्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है. छोटी छोटी 5 मशीनें होती हैं जो कि 3x5 के एक छोटे से टेबल पे एस्टैब्लिश हो जाती हैं. और रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है. जैसे कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली एक अच्छा जगह है जहां पर कि आपको रॉ मटेरियल और मशीनरी दोनों ही मिल जाएंगे. अगर आप खारी बावली में जाते हैं तो आपको ये सामान बहुत इजीली मिल जाएगा. अगर आप बाहर से मंगवाना चाहें तो वडोदरा, लुधियाना या इन जगहों से भी आपको ये मशीनें मिल सकती है. Then the next question has come from Jharkhand. Hello ma'am, I am Robin from Jharkhand. I am into manufacturing business of rubber slippers. I want to patent my brand name. Please guide me on which office I visit. रॉबिन जी, आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप पेटेंट इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आपका जो ब्रांड नेम है वो कोई और न यूज करे, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ. उसके लिए आपको पेटेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेटेंट तो कोई नया इनोवेशन है या कुछ ऐसा है, कंटेंट है जिसपे कि आपका आप ये चाहते हो कि कोई और यूज ना करे. बेहतर होगा कि आप पेटेंट की जगह ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं. क्योंकि स्लीपर लाइक रिलैक्सो एक कंपनी है, ब्रांड है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी ही यूज करती है. लाइक कोको कोला ने अपनी बॉटल को करवा के रखा है, तो उस बॉटल में उस तरह का पे कोई और नहीं यूज कर सकता है, यूज नहीं कर सकता, या उस तरह की बॉटल या उस तरह का नाम को यूज नहीं कर सकता. तो सेम वे पे आप भी अपना जो कंपनी का नाम है या लोगो है, ब्रांड नेम है, उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं. और ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है. केवल 4,500 रुपए की एक फी आपको सबमिट करना होती है. और अगर आपने अपने आप को MSME में रजिस्टर किया हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देती है 80% तक की. अगर आपने IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क हो चाहे पेटेंट हो, तो उसमें सब्सिडी भी मिलती है. तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर MSME रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. उद्यम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और
ट्रेडमार्क करवाइए अपनी ब्रांड को। Thank you, Rekha ji. The next question has come from Gurgaon. Hi, ma'am. I am Shikha from Gurgaon. I have started my own home-based bakery. It is important for me. Is it important for me to take any license for my work? It is home-based only. Shikha, that's very good. I would suggest you to register your home-based business under MSME and get benefited with lots of government policies like Stand Up India, which is mainly for ST, SC and women entrepreneurs. Here, government help by providing loan from 10 lakh to 1 CR. Secondly, as this is a food-based business, you need to have facile license if you want to sell those items in to anybody. You need a facile license, and this license is very easy to get. Within 15 days, you can get this license. Government fee for this license is around 2,000 to 5,000 per year, and it can be taken for 5 years in one go. That's very informative, Rekha ji. Now, this is a very interesting question that has come from Banaras. Namaste, Madam ji. मैं एक पान वाला हूँ. बड़ा बिजनेस है पान और सुपारी का. मैं सुपारी का भी काफी अच्छा काम करता हूँ. क्या मुझे जरूरत है टैन एंड डिन लेने की? ये होता क्या है? देखिए, टैन और डिन की आवश्यकता तब होती है जब आपकी कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड हो या आपने रजिस्टर कर रखी हो या बड़े पैमाने पर आप इसको होलसेल कर रहे हो, तब आपको टैन की और डिन नंबर की जरूरत होती है. डिन नंबर की खास तौर से तब जब ये एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, तब आपको डिन नंबर की. इट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज वेरी मच required if you are going to submit any government document on ROC. टैन की जहां तक आपने बात करी, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर की आवश्यकता केवल उस केस में होती है जब आप टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन कर रहे हैं. अदरवाइज केवल पैन नंबर से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा जी. हेलो मैम, I want to start exporting my brand of perfume. What license do I require to do so? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राशि, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके पास 3 डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी होता है. एक तो होता है IEC सर्टिफिकेट, इट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस नंबर कह लीजिए आप, वो एक बहुत जरूरी होता है. दूसरा होता है आपका GST में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और तीसरा होता है RCMC. RCMC के लिए आपको कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारत सरकार ने 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC बनाए हुए हैं. आप अपने प्रोडक्ट को देख लीजिए वो किस अंडर में आता है. मेरे ख्याल से आप केवल फीओ के रजिस्ट्रेशन, जनरल रजिस्ट्रेशन, RCMC लेकर भी आप एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं. और इन सब के लिए बहुत टफ नहीं है इनको लेना. आप ऑनलाइन जाके खुद से भी इनको रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसीजर है. अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं. That's wonderful, Rekha ji. Next question, Rekha ji. Ma'am, government has put a ban on Chinese raw material. I am importing paper from China. Please guide me which other country I should venture into in case my imports stop from China. I would suggest to go with Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore under the India ASEAN FTA, foreign trade agreement, and free trade agreement, and India Korea CEPA. Basic customer duty on paper and paper boards has been progressively reduced over the years and current stands for 0%.
So, and after this APTA document, uh, government has reduced basic import duty on all paper grades. So I would suggest to go with these countries. Otherwise, they can source from Sri Lanka also. And if they required any help in that, I can be a no, I can be a what do you say, help to him. Sri Lanka is very much known for the rubber products, Rashid. So we have been working with the Export Development Board of Sri Lanka since very long, and trying to promote their rubber products in India and other parts of the world. That's wonderful. So, Rekha ji, this is another question that has come from Shifali. Hello, Rekha ma'am. We are a startup. How do we avail schemes under the Startup India initiative by the Government of India? Also guide us about the registration process. And ma'am, can you tell me how do I acquire a digital signature? So, Rashi, for startups, आप जैसे कि कह रहे हैं कि आप एक स्टार्टअप हैं, तो क्या आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है स्टार्टअप इंडिया में? क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यू कांट टेक एनी बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप इंडिया. So first of all, कुछ बहुत if you are a startup, then 2-3-4 norms है जो कि अगर आप वो fulfill करती हैं तो you can go for a startup registration on government website. Number 1 is कि जो आपकी organization है या तो वो नई है, 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. दूसरा, इसका जो रजिस्ट्रेशन है या तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर हो. मतलब एंटाइटी आप प्रोप्राइटरशिप में आप स्टार्टअप को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं. तीसरा जो है, आपका टर्नओवर पिछले किसी भी साल में, पिछले जैसे कि हम कह रहे हैं कि 10 साल पुराना भी आपका हो सकता है, किसी भी साल में आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ को एक्सीड नहीं किया हुआ होना चाहिए. नंबर 4 है, एंटाइटी जो आपकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले मेरे फादर का एक बिजनेस चल रहा था, अब क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट हैं तो उसका एक छोटा सा मैंने वो शुरू कर दिया और उसको मैंने स्टार्टअप का नाम दे दिया. तो ये जो है फ्रेश एंटाइटी होना चाहिए, वो आपका कोई स्प्लिट या सब्सिडरी वर्जन नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपका जो मेन स्टार्टअप के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका काम जो है या प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए और उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इस तरह का एक प्रोविजन देखा जाता है कि क्या वो है. अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी कर रही हैं तो गो फॉर अ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी इंसेंटिव्स मिलते हैं. लाइक नंबर 1 इज सेल्फ सर्टिफिकेशन. If you are a startup, then you can sign all your documents by self certification कर सकते हैं. और self certification में under 9 labor law आपको कोई भी लेबर इंस्पेक्टर जो है वो आपके यूनिट को विजिट नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ आपका एनवायरमेंटल के जो कंट्रोल बोर्ड के भी जो पेपर्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं. नंबर 2 है स्टार्टअप पेटेंट और ट्रेडमार्क. अगर आप कुछ करवाते हैं तो उस पे गवर्नमेंट का आपको 80% तक का सब्सिडी मिलता है उसकी कॉस्ट में. थर्ड है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है जितने भी मिनिस्ट्रीज है, चाहे PSUs है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो जो भी सामान खरीदेंगे उसमें वो पहला मौका जो है वो स्टार्टअप को देंगे, छोटी कंपनीज को देंगे. फिफ्थ है आपका जो
स्टार्टअप फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 10,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाया हुआ है, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टार्टअप को आपको आगे बढ़ाना है और आपको फंड की जरूरत है, तो वहां पर गवर्नमेंट उसी साइट के थ्रू, उसी वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल आप जनरेट कर सकते हैं। वहां पर जाके गवर्नमेंट ने उसका भी एक प्रोविजन किया हुआ है। उसके उसके अलावा टैक्स में एग्जम्पशन है। अगर आपकी यूनिट 2016 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्टर हुई है, जैसे कि हमने कहा कि स्टार्टअप के लिए आप पिछले 10 साल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन चाहिए तो आपकी जो यूनिट है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद अगर रजिस्टर हुई है, तो आप अगले आने वाले 7 सालों में कोई भी 3 साल आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज दी हुई है कि बाइंडिंग अप। कई बार ऐसे होता है कि स्टार्टअप काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर एक लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके साथ बाइंडिंग का जो रूल है वो ये है कि 180 डेज होता है, पर स्टार्टअप के केस में विद इन 90 डेज यू कैन बाइंड अप योर ऑर्गेनाइजेशन. So these all benefits government provides to the startups. So and secondly आपने पूछा कि डिजिटल सिग्नेचर वो कैसे ले सकते हैं. डिजिटल सिग्नेचर तो आप जब कंपनी रजिस्टर करेंगे उसी समय ही आपको आपके सीए सबसे पहले रिक्वायरमेंट बोलेंगे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए है, और उसके लिए बहुत थोड़ी सी जरूरतें होती हैं पेपर्स की. नंबर 1 आपका आधार और दूसरा आपका पैन कार्ड की डिटेल चाहिए होती है. That was very insightful what you just shared about Startup India. Rekha ji, this is the last question of the session we are taking from Panipat. Mr. Arora, उद्योग आधार नंबर कैसे अप्लाई करूं मैम, प्लीज बताइए. देखिए 1 जुलाई 2020 को जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे घोषणाएं करी, 20,000 करोड़ का जो पैकेज हम लोगों ने सुना, उसमें बहुत सारी घोषणाओं के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज के लिए भी बहुत सारे नए रूल्स, उसकी डेफिनेशन नई लेकर आई हैं वो. और अब मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो 250 करोड़ तक की इंडस्ट्रीज जो है वो मीडियम में गिनी जाने लगी हैं, आने लगी हैं. तो उद्योग आधार को उन्होंने अपग्रेड किया है और अब उद्योग आधार की जगह आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा. और ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है. आप सीधे उद्यम registration.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी तरह की कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है. केवल आप 2-3 इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें एक तो है आपका जीएसटी नंबर, दूसरा है आपके करंट अकाउंट की डिटेल और तीसरा आपका आधार नंबर. आपका आधार नंबर से मेरा तात्पर्य है या तो अगर वो प्रोप्राइटरी फर्म है तो प्रोप्राइटर का, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नंबर चाहिए होता, और अगर पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं. और ये पूरा प्रोसेस केवल 7 to 8 मिनट्स का है एंड विद इन 8 to 10 minutes you will get your उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर. आपने तो बहुत ही इजी करके उनको बताया एंड आई एम श्योर उनको फायदा होगा. रेखा जी, रेखा जी, यू योरसेल्फ इज एन एंटरप्रेन्योर. आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू आर अ एमडी एंड सीईओ ऑफ 3 कंपनीज, दैट इज मार्स, Arms Infra and HimFresh Organic. Please tell us quickly about all these companies. Rashi, yes, we are working in 3 different segments. और तीनों में ही कोई कह सकते हो कोई तालमेल नहीं है, बट तीनों ही मुझे बहुत ही मेरे इंटरेस्ट के एरियाज हैं. मार्स, जैसे कि आपको मैंने बताया, in 2007 I have registered a company in marketing assistance and research support, where we are providing marketing research services to different countries. Recent years we have worked for 9 countries. We did research for them
to establish their businesses in India. It is like bilateral kind of services where we are not only focusing to invest in India. We are working with the Indian companies who are working in those countries. So we are helping them to by doing research for them, how where they can sell their product, where they can export, where they can send their services. This is one. Second one is Himfresh Organics. एक्चुअली अभी बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है. अब रिसेंटली अभी हमने 3-4 years बैक ही हमने इसको शुरू करा. पहले मैं प्रोप्राइटरी में ही इसको काम कर रही थी, बट जब एक अच्छे प्रॉफिट पे हम पहुंच गए तो 2 साल पहले ही हमने इसको रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया है. और मेरी फैक्ट्री जो है वो अल्मोड़ा में है. वी आर इनटू ऑर्गेनिक स्किन केयर, हेयर केयर एंड tea infusions, and it is going very good. And here I would like to share you that I have received an award for the Organic Women of India. Third one is Ants Infra. It is another company where we are working in working with different governments on infrastructural development projects. So this is all. That's about a strong woman, Rekha Sharma, who's just with us on the show. So we are very thankful to Rekha ji for coming here. And we are very thankful to all the SMEs who wrote to us. Hope you all got satisfying solutions to your questions. To seek mentorship from Rekha ji, please write to us at chair@rabbirashi.in. Please feel free to call us, and Rekha ji, we will be sending you all the emails that have come to us for you. Please be kind enough to answer them whenever you have time. Thank you so much. Thank you, Rashi. And I must give you thank that you are supporting a lot of women. Recently, I've seen on your page and your website that not only for the economically, you are supporting them socially as well. This is very good, and we all women should work for the women. So thanks for this initiative. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much.